there's an option. There are many options actually, many softwares वगैरह है. मैं एक option के बारे में जानना चाहता हूँ. There's an option through which you can record this class, and I don't mind if someone records for his purpose and for like using it for himself or herself. If someone is recording, can you please tell me who's recording this session? Because last 40 minutes का जो session था वो मैं record करना भूल गया, and it will be hardship for the students who could not attend today due to manifold reasons. सब घर में कभी कभार मिस भी हो जाता है, किसी का छूट जाता है, मैं समझता हूँ हमेशा ही, बट मैं कोशिश करता हूँ सब लोग क्लास में आए. तो एक बार पूछ रहा हूँ, कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा है या किसी के पास रिकॉर्डिंग है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर देना वो रिकॉर्डिंग, तो मैं वो भी यूज कर लूंगा, क्योंकि लास्ट 40 मिनट्स का सेशन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया. इतना हड़बड़ी में हर सेशन भेज रहा हूँ इसलिए. ठीक है, पहला सेशन रिकॉर्ड हुआ, बीच वाला ये जो सेशन था सेकंड सेशन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, अभी देखा. थर्ड सेशन अभी रिकॉर्डर ऑन कर दिया, थर्ड सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, बट जो सेकंड सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, नया नया चीज था. तो किसी के पास अगर रिकॉर्डिंग है सेकंड सेशन का, प्लीज मेरे साथ पिंग कर देना, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा स्टूडेंट लोग से. थैंक यू, इतना ही खाली रिक्वेस्ट है. अगर है तो, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या किया जा सकता है, वो 40 मिनट्स मिस होगा जो लोग नहीं देखा. थैंक यू. आई एम कंटिन्यूइंग. ओके, सो I am continuing with the thing which I was saying. Yeah, देखो ये पहला एस्टॉपल पार्टनर बाय एस्टॉपल वाला पॉइंट इज क्लियर. सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1. नाउ सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, थोड़ा समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2. ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ओके, एक सेकंड. Okay, now unlimited liability in case of fraud. Unlimited liability in case of fraud. ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना ये क्या है. ठीक है, unlimited liability in case of fraud is what? Let us listen to it very carefully. In the event of an act carried out by a LLP. सर इसके पहले एक चीज तो आप भूल ही गए, ये वाला चीज पढ़ाना, पॉइंट 2. सॉरी, हाँ, पॉइंट 2 पढ़ रहे थे, which was not done in the previous session. पॉइंट 2 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का ही सेक्शन 29 का पॉइंट 2 है. क्या बोला है? where a partner's death the business is continued in the LLP's name. The continued use of the name or the deceased partner's name as a part thereof shall not in itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death. बगल में लिख सकते हो same as what? Same as partnership act. पार्टनरशिप एक्ट में भी एक ही चीज पढ़े थे, याद करो. डेथ जिस पार्टनर का हो रहा है, क्या उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ रहा है? नहीं. और डेथ जिस पार्टनर का हो रहा है उसका क्या पब्लिक नोटिस से नाता है, या डेट ऑफ डेथ तक ही वो लायबल रहेगा? डेट ऑफ डेथ तक ही लायबल रहेगा. तो वही चीज बोला है एलएलपी में भी. कोई पार्टनर अगर मर गया, ठीक है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एस्टेट विल बी लायबल फॉर हिज एक्ट्स ओनली टिल द डेट ऑफ डेथ एंड नॉट बियॉन्ड दैट. वही चीज बोला गया. तो सेम एज पार्टनरशिप एक्ट लिख के आगे बढ़ सकते हो. नाउ ध्यान देना, unlimited liability in case of fraud. Unlimited liability in case of fraud, section 30.
सेक्शन 30 अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ये क्या है सर? ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब ध्यान देना, मेरे को बताना। फ्रॉड होने से फ्रॉड होने से फ्रॉड तो एलएलपी कैसे करेगा? अपना पार्टनर्स के जरिए ही करेगा। सो इन द इवेंट ऑफ an act carried out by LLP or partner with the intent of defrauding, with the intent to defraud, धोखा देने का इरादा से अगर कोई काम किया गया है एलएलपी या उसका पार्टनर्स के जरिए, या फिर धोखा देने के मकसद से, the liability of the LLP and the partners, हर पार्टनर नहीं, the partners who acted with the intent to defraud shall be unlimited, or for all or any of the debts or other liabilities of the LLP. फ्रॉड से जो नुकसान होगा बाजार में वो अनलिमिटेड है, इसलिए वो नुकसान के लिए लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होना चाहिए। जो जो नुकसान होगा वो सारा नुकसान का भरपाई उठाना पड़ेगा एलएलपी को और एलएलपी का वो पार्टनर्स को जो फ्रॉड में शामिल था। वही चीज बोला गया है, द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर्स हु एक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो हाईलाइट खाली कर लो, एलएलपी एंड द पार्टनर्स हु एक्टेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। इन लोगों को आपका क्या माना जाएगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ एनी फ्रॉड। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाउएवर, इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर वो करे, द एलएलपी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर अनलेस it is established that the LLP, unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP. ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर LLP का नाम इस्तेमाल करके ऐसा काम कर रहे हैं और LLP को बताया नहीं, तो धोखा दोनों को दे रहे हैं, LLP को, दुनिया को। तब क्या LLP को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अगर LLP प्रूव कर दे हम लोग ऑथराइज की ही नहीं थी, ये तो धोखेबाज है, तब उस पार्टनर को अकेला सजा मिलेगा, तब LLP को आप दोषी नहीं ठहरा पाओगे। नेचुरल है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, आसान चीज ही है, एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। सर पॉइंट 2 क्या बोला लायबिलिटी फॉर फ्रॉड के लिए? where any business is carried on with such intent or for such purpose as fraudulent purpose, subsection 1, every person who was knowingly a party to carrying of the business, उसको सजा क्या मिलेगा? वो बोल रहा है पॉइंट नंबर 2। देखो सजा क्या मिलेगा, 2 साल जेल खटेगा, और नहीं, मतलब इंग्लिश में और नहीं, हिंदी में और, एंड विद अ फाइन मिनिमम 50,000 से लेके 10 गुना 5 लाख। तो फ्रॉड के लिए सजा पहला चीज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड, सर ये कौन सा सेक्शन है वो तो बताइए? सेक्शन 30, देख लो बुक, सेक्शन 30। फ्रॉड के लिए सजा है अनलिमिटेड लायबिलिटी for LLP and partners involved, but if LLP is not aware, then only defaulting partner, है ना? ये तो अभी पढ़े। एंड सजा क्या है? पेनल्टी अभी पढ़े, पेनल्टी इज 2 years imprisonment, एनोटेट करना बंद करो भाई, 2 years imprisonment, no worries, imprisonment and plus 50K to 5L। क्लियर है?
तो दिस इज सेक्शन 30 इन अ नटशेल। हर सेक्शन को ऐसा छोटा करके तुम बना सकते हो। हाँ, रिवीजन क्लास में ये मैं बना भी दूंगा हर एक टॉपिक का। ओके, नाउ सर हाईलाइट कर सकते हैं? हाँ, हाईलाइट कर लो, जो जो मैं लिखा है उसको हाईलाइट कर लो, लिख लो, जो चाहे करो, ठीक है। नाउ द आइडिया इज सर, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हो वो तो बताइए, फिर विसल ब्लोइंग आप जो समझाए थे वॉइस नोट में और अच्छे से समझाना। हाँ, समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं, वेर एलएलपी और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर्स of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law। अच्छा देखो, फ्रॉड कर रहे हो तो कोई दूसरा कानून के लिए भी तुम मुजरिम हो, दूसरा कानून भी तुमको सजा देगा। हाँ, सिर्फ एलएलपी एक्ट में सजा नहीं लिखा रहेगा, इंडियन पेनल कोड में लिखा रहेगा, बाकी सारा चीजों में लिखा रहेगा, तो बहुत जगह में बहुत सजा मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से डिफरेंट सजा मिलेगा, वही बोल रहे हैं। The LLP and such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। और सिर्फ पेनल्टी नहीं देगा एलएलपी एक्ट के तहत, बाकी एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया जाएगा, बाकी एक्ट का पनिशमेंट भी खाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, जिसको नुकसान हुआ है फ्रॉड की वजह से उसको भरपाई भी देगा, वही बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 3। However, such LLP shall not be liable once again if such partner or designated has acted fraudulently without the knowledge of LLP। जहां पे LLP को नॉलेज नहीं है कि LLP के पीछे जाके कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है या पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, तब LLP को दोषी नहीं ठहराए, पार्टनर को दोषी ठहराए। सेम चीज, क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 31 which is whistle blowing। Let us do section 31 which is whistle blowing। ध्यान देना, section 31 whistle blowing। अच्छा, whistle blowing, अच्छा whistle blowing क्या होता है सर? What is whistle blowing? तुम लोग को आता है, कर सकते हो, अभी मैं सुन नहीं पाऊंगा, कोई सुन नहीं पाएंगे घर में बैठ के, ठीक है। मम्मी पापा सोचेगा क्या क्लास कर रहे हो तुम लोग सीटी बजा के। नाउ whistle blowing जो चीज है वो क्या है, क्यों हम लोग सीटी बजाते हैं? रास्ते में देखते हो गार्ड, नाइट गार्ड क्या करता है? सीटी बजाता है, वो भी विसल ब्लोअर है। सर रास्ते में जो लोफर लड़का लोग, सिर्फ लड़का नहीं लड़की लोग भी आजकल, तो जो भी लोफर लोग जो सीटी बजाता है वो लोग विसल ब्लोअर है। हाँ, मतलब जनरल इंग्लिश टर्म में विसल ब्लोअर है, बट टेक्निकल टर्म में नहीं। टेक्निकल टर्म और टेक्निकल मीनिंग ऑफ द टर्म विसल ब्लोइंग is something else। We use it in our corporate context। corporate legal concept है बहुत बड़ा। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम गलत हो रहा है, ये कोई देख ले, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर या एम्प्लॉय या कोई भी पार्टनर, और वो फ्लैग रेस करे कि देखो ये काम गलत हो रहा है, वैसा व्यक्ति को बोला जाता है विसल ब्लोअर। दुनिया में हर स्कैम और फ्रॉड में कोई ना कोई विसल ब्लोअर रहता ही है, जो पहले दुनिया वालों को बताया कि देखो यहाँ पे गलती हो रहा है, चोरी हो रहा है। सर पीएनबी स्कैम में हुआ होगा, हाँ, हर जगह में कोई ना कोई तो ढूंढता है, किसी ना किसी को तो दिखाई देता है कि ये गलत काम हो रहा है, वही चीज है विसल ब्लोअर। सर विसल ब्लोअर लोग को रिस्क है, हाँ, कितना जगह कितना विसल ब्लोअर को मार दिया लोग। स्कैम्स में, फ्रॉड्स में क्या होता है, तुम चोरी कर रहे हो करोड़ों का, कोई पकड़ लिया तुमको, वो दुनिया वालों को बता दे उसके पहले ही उसको वीडियो में क्या बताओ। सर होता है, हाँ, हिंदी मूवीज और इंग्लिश मूवीज में देखते हो ना, हॉलीवुड बॉलीवुड में फिक्शन है बट बेस्ड ऑन फैक्ट ही है लूजली। ओके, तो सर ये चीज विसल ब्लोअर है, हाँ, इन अ वे। अब सर विसल ब्लोअर का यहाँ पे क्या पढ़ाई है वो तो बताइए। द कोर्ट or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP if it is satisfied that such partner or employee has provided useful information during investigation or LLP।
विटनेस प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, सुने हो ना ये सब? विटनेस प्रोटेक्शन, विटनेस को प्रोटेक्ट करना। ये क्या होता है ना, इंटरोगेशन जब होता है स्कैम्स में, इन्वेस्टिगेशंस में, ये सब टोप है, हिंदी में बोला जाता है टोप, इंग्लिश में बोला जाता है बेट, बीआईट। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, मैं आके तुम्हारा स्कैम इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, तुम एम्प्लॉय या पार्टनर हो, तुमको पता है चोरी क्या क्या हुआ है, मेरे को पता है, तुमको पता है, बट मेरे को नहीं पता तुमको क्या पता है। मैं तुमसे जानने के लिए मैं तुमको आके ही बोलूंगा मुझे हर बात सच सच बता दो, मुझे हर बात सच सच बता दो, अगर बचना चाहते हो 20 साल जेल से। और अगर तुमने बता दिया तुम्हारा 20 साल जेल नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। और तुम बैग गए, तुम बोले हाँ मेरे को 20 साल जेल नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। बोला हाँ, तुम बता दो, तुम आजाद हो, तुमको हम लोग बचा भी लेंगे, पर तुम बता दो कौन कौन शामिल था और क्या क्या किया। बोलो, ये चीज बोलते ही तुम सब कुछ बता दोगे ना, तो इसी को विसल ब्लोअर कह के यहाँ पे बोला गया है कि तुमको सब कुछ पता है, तुम बता दो, और कोर्ट तुम्हारा वे पेनल्टी रिड्यूस कर देगा, ना तुमको फाइन देना पड़ेगा, कम फाइन दे के चला जाएगा, जेल जाना ही नहीं पड़ेगा, लेट्स से, या 20 साल जाना था तो 2 साल कर देगा। तो इसीलिए बोला द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव any penalty leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such partner or has provided useful information। यूजफुल होना चाहिए, तुम रद्दी इंफॉर्मेशन दे दोगे तुमको वो लोग छोड़ेगा नहीं, बोलेगा सर तू, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिससे उन लोग को पूरा स्कैम समझने में मदद होगा। when any information given by any partner or employee whether or not during investigation, देखो खुद से भी अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय दे, ये तो इंटरोगेशन पे, ये बिना इंटरोगेशन का, which leads to LLP or any partner being convicted under this act or any other act, ये दो कारण से कोर्ट बाइज्जत बरी कर सकता है किसका? विसल ब्लोअर। क्लियर है? जो खुद से बताता है, ये खुद से बताना वाला चीज, और ये इंटरोगेशन पे बताया। क्लियर है? ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, पढ़ते हैं, जानते हैं, डोंट वरी। सर पॉइंट नंबर 2 बोल रहे हैं कि नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी में बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेन्ड, harassed in any other manner, discriminated against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय को डिस्चार्ज मे बी को डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेन्ड, हैरस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यही डर है ना, कोई एम्प्लॉय अगर आवाज उठाएगा एलएलपी के खिलाफ, एलएलपी का मैनेजिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या बोलेगा? उसको सैक करो, तो एम्प्लॉय डर के करेगा ही नहीं, आवाज नहीं उठाएगा। तो इसीलिए बोल दिया कि अगर कोई विसल ब्लोइंग कर रहा है तो उसको ये बात का डर नहीं है कि उसका नौकरी चला जाएगा। नौकरी चला जाएगा भी तो उसको अगर ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया तो भी उसको तनख्वाह देना पड़ेगा। यही प्रोटेक्ट कर रहा है, यही नया सेक्शन है, सेक्शन 31 विसल ब्लोअर। क्लियर है? ओके, नाउ सर ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गया, अभी क्या नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है? हाँ, अभी मतलब एकदम बच्चा बच्चा सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है कंप्लायंस वाला, एंड कन्वर्शन वाला कुछ सेक्शंस है, एंड फिर खत्म है फॉरेन एंड वाइंडिंग अप, फॉरेन वाइंडिंग अप मिसलेनियस। ठीक है? ओके, अब देखते हैं जल्दी जल्दी, मतलब जो एकदम स्लो वाला पोर्शन था वो हो गया, अब जल्दी वाला पोर्शन है। ओके सर, दिखाइए, अब ध्यान से सुनना। पहला चीज, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में बोला कि हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट करवाना लेके क्या क्या प्रोविजन है। सर आपका कोई एलएलपी क्लाइंट है? हाँ, मेरा सीए फर्म है, मेरा सीए फर्म का एलएलपीज भी है, जिसका एलएलपी फॉर्म मैं किया था, एलएलपी एग्रीमेंट।
ठीक है, 2-3 है जिसका फॉर्म किया, फॉर्म करके हम लोग ही ऑडिट करते हैं, हम लोग ही अकाउंट्स बनाते हैं, मेरा फर्म। ठीक है, नाउ अकाउंट्स नहीं बनाता है, सॉरी। नाउ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सर बोला एलएलपी shall make such proper books of accounts as may be prescribed। तो खाली मे बी प्रेस्क्राइब बोल दिया, बट कैसे बनाएगा? कैश और एक्रूअल बेसिस दोनों में से कोई भी, बट डबल एंट्री या सिंगल एंट्री, बट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री। तो हाईलाइट करो कैश और एक्रूअल को, हाईलाइट करो डबल एंट्री। तो अगर पूछा व्हाट इज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तुम लोग लिखोगे यही सब, एलएलपी विल मेक अंडर कैश और एक्रूअल बेसिस इन डबल एंट्री प्रिंसिपल। और कहां पे रखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हाईलाइट करो रजिस्टर्ड ऑफिस। कितना दिन के लिए वो नहीं बोला, वो बोला एज में भी प्रेस्क्राइब, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ ध्यान से देखो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये क्या है सर? ये एक नया चीज है एलएलपी के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में ये नहीं दिखेगा। हर एलएलपी को, एवरी एलएलपी, ये मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि देखो बुलेट में कर दिया वो, एवरी एलएलपी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, हाईलाइट करो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एंड ऑफ एफवाई, यानी कि 31 मार्च अगर एफवाई एंड है, जो कि लॉजिकली है, 31 मार्च से 6 महीने के अंदर यानी कि 30 सितंबर के अंदर हर एलएलपी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और जमा देना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ। वो स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। मतलब अपना अकाउंट्स का स्टेटमेंट और एक सॉल्वेंसी स्टेटमेंट के अपने सॉल्वेंट रहेंगे for the said financial year at the last day of the financial said financial year। मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा दिन का देगा? 31 मार्च का। 31 मार्च का स्टेटमेंट देने का डेडलाइन कब है? 31 मार्च से 6 महीने के अंदर, मतलब 30 सितंबर के अंदर अंदर लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को 31 मार्च का स्टेटमेंट बना के देगा। ठीक है, सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड और नॉट साइंड, साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। Now every LLP shall file within prescribed time। prescribed time क्या था भाई? 6 महीना। ठीक है, फिर क्या बोल, और विथ प्रेस्क्राइब फीस विथ रजिस्ट्रार। ठीक है, किसके साथ फाइल करेगा? रजिस्ट्रार के साथ। कितना दिन के अंदर? 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ठीक है ना? द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स। ये लोग नहीं बोला रूल्स, हर एलएलपी को ऑडिट दरकार नहीं है। However, central government may by notification in official gazette exempt any class or classes of LLP। इसीलिए बोला। अब देखो LLP अगर नॉन कंप्लाई किया या कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? उसको 25,000 से 5 लाख तक का फाइन। हाईलाइट, फाइन इज 25,000 से 5 लाख तक। डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी सजा मिलेगा, बट उसका सजा कम होगा, एलएलपी का सजा ज्यादा होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर को हर एक एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से 1 लाख तक पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न भी एकदम कंप्लायंस वाला प्रोविजन है, इसमें खाली मतलब खाली जानना है। एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एलएलपी को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है, दूसरा फाइल करना पड़ता है यही चीज एनुअल रिटर्न, सेक्शन 34 एंड 35 रेस्पेक्टिव। सो एवरी एलएलपी शैल file annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of financial year। ठीक है ना? एनी एलएलपी जो कंप्लाई फेल करेगा, सेम पेनल्टी एज 34। तो लिखो, यहां पे लिखो सेम एज 34, पेनल्टी इज सेम एज 34, यानी कि एलएलपी को 25,000 से 5 लाख एंड क्या हर हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से 1 लाख। क्लियर है? ओके, नाउ सर इसको थोड़ा एक टेबल में कर दीजिए ना। हाँ ले लो, सेक्शन डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विथ, टू बी फाइल्ड टाइमलाइन
एंड पेनल्टी। बोलो सेक्शन 34 के तहत कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना रहता है? स्टेटमेंट ऑफ बार बार कोई निकल जाता है, अंदर आता है, क्या बोल रहे हैं? ओके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। क्लियर है? ओके, टाइमलाइन कब तक? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ, जो याद आया वही लिख रहे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम लोग को भी पढ़ाई करते वक्त खुद से। एंड ऑफ एफ वाई क्या है सर? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पेनल्टी कितना लगेगा सर? पेनल्टी दोनों का सेम है, तो पेनल्टी को मैं नीचे ले जाता हूँ, पेनल्टी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पेनल्टी फॉर 34 एंड 35 कॉमन है, तो एक साथ लिख रहा हूँ। एलएलपी को कितना देना पड़ेगा? एलएलपी को देना पड़ेगा 25,000 से 5 लाख तक, कुछ भी वो कोड बोलेगा कितना देगा। एवरी डीपी को कितना देना पड़ेगा? एवरी डीपी को 10K से 1 लाख। क्लियर है? ओके, ऑलराइट सर। यहाँ पे क्या है? 35 सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 35 बोलता है कि एनुअल रिटर्न भरो कब के अंदर? 60 दिन, 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ एफ वाई। क्लियर है? कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़ू? इज इट क्लियर? कैन आई गो अहेड? बोलो भाई लोग। ओके, मूविंग अहेड नाउ। कन्वर्शन इनटू एलएलपी, ये क्या बोलते हैं सर? शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 4 शेड्यूल्स है एलएलपी एक्ट में, हाँ, और 81 सेक्शन है, 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। 4 शेड्यूल्स में शेड्यूल 1 है ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। शेड्यूल 2, 3 एंड 4 आर डेडिकेटेड टू कन्वर्शन। याद आया? वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो खुद से, मैं कितना मतलब बोलूं, ठीक है? गला में दर्द हो रहा है, ठीक है? पढ़ो एक बार, कन्वर्शन टू एलएलपी, देखो वही लिखा रहेगा। शेड्यूल 2 conversion from firm to LLP, private company into LLP is schedule 3 or third schedule, and conversion from unlisted public company to LLP is schedule 4, और इसका जिक्र कहाँ पे लिखा है? 55, 56, 57, and registration and effect of conversion ये 58 में लिखा है, ये मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? और ये रजिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद अपना जो पोर्शन है वो एकदम आसान है, वो पोर्शन मैं पहले बोल दे रहा हूँ जाके दिमाग एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा बोलो, मैं पहले फॉरेन एलएलपी करके रजिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, ठीक है? फॉरेन एलएलपी सेक्शन 59 है। फॉरेन एलएलपी हम लोग पहले ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, किसी को याद होगा तो फॉरेन एलएलपी लेके मैं क्या बात किया था, एक बार याद करके बताओ मेरे को। फॉरेन एलएलपी और फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन मैं बोला सेम है, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ने वाले हो और यहाँ पे भी पढ़े हो। फॉरेन एलएलपी मतलब एन एलएलपी which is incorporated or registered in India or outside India? Outside India, but has a POB, place of business, in India. क्लियर है? यही बोला था। So, देखिए वही लिखा है, हाँ, CG में मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी। कौन बनाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस वाला रूल? सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस देयर बाय अप्लाइंग इनकॉर्पोरेटिंग विद सच मॉडिफिकेशंस सो एंड सो। ये कंपनीज एक्ट 1956 नहीं रहा, अभी 2013 हो गया, यही चेंज आया। ओके सर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन लेके क्या बोला? वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप पढ़े थे ना, वही चीज है, सेम है। खाली वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी दो तरीके से हो सकता है, वॉलंटरी और बाय ट्राइब्यूनल एंड एलएलपी सो वुंड अप में भी डिसॉल्व, यानी कि
कोर्ट का ऑर्डर से भी वाइंड अप हो सकता है या फिर खुद से भी वाइंड अप हो सकता है एक एलएलपी। एक एलएलपी कोर्ट का ऑर्डर से वाइंड अप हो सकता है या फिर खुद से भी वाइंड अप हो सकता है वॉलंटरी। कौन सा सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा ये बोल दिया। पहला सर्कमस्टेंस क्या होगा, एलएलपी खुद ही ट्राइब्यूनल में जाके बोला हम लोग वाइंड अप करना चाहते हैं तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देगा। If for a period of more than 6 months number of partners of LLP is reduced below 2, ये पहला दिन क्लास पढ़ लिए थे लास्ट संडे। अगर 2 से नीचे हो जाता है एलएलपी का पार्टनर्स तो एलएलपी 6 महीना तक रह सकता है, बट उसके बाद एलएलपी कंपल्सरीली बंद हो जाएगा। अगर एलएलपी अपना डेट्स पे नहीं कर पा रहा है, लोन लिया बैंक से चुका नहीं पा रहा है, तो उसको बंद किया जाएगा। बैंक जाके ट्राइब्यूनल को बोलेगा सर कौन सा ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी। ट्राइब्यूनल का बगल में लिख के रखो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। ओके, इफ एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बोलो नेचुरल है ना, इंडिया का खिलाफ कोई काम कर रहे हैं चुपके से तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, नेचुरल, देशद्रोही कहलाएगा, ठीक है। नाउ ई, इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग with the registrar, अच्छा बोलो अभी पढ़े सेक्शन 34 एंड 35। 34 एंड 35 के तहत स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न अगर फाइल करने से रह गया 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, नॉट 1 ईयर बट 5 कंसेक्यूटिव इयर्स लगातार वो ये सब किया ही नहीं, नॉन कंप्लायंस, तो एलएलपी को बंद करने का हक है ट्राइब्यूनल को। एंड लास्टली, ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर द एलएलपी टू बी वुंड अप। तो ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा, कब कब LLP may be wound up by tribunal, ठीक है। So write a question, when can the tribunal, इसके ऊपर लिखो section 64 के ऊपर, when can a tribunal order or under which circumstances, under which question को revise कर रहा हूँ, under which circumstances may an LLP be wound up by a tribunal, may an LLP be wound up by a tribunal। ये जो मिसलेनियस प्रोविजंस है, ये जो मिसलेनियस प्रोविजंस है, इसमें क्या क्या बोला गया है मैं झट से बोलूंगा, 2 मिनट लगेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, बोलो पार्टनर और एलएलपी एक है या अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दे आर नॉट सेम। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आर सेम बट एलएलपी एंड पार्टनर्स आर नॉट सेम। वही बोला, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है, हाँ, अ पार्टनर मे लेंड मनी टू एंड ट्रांजैक्ट other business with LLP and has the same rights and obligations with respect to loan and other transactions as a person who is not a partner. Outsider जैसे ही treat होगा partner, वही बोला, और section 66 वही बोल रहे हैं। Application of the provision of Companies Act, ये कुछ नहीं है, ना पढ़ने से भी चलेगा, बट जस्ट एक चीज बोल दे रहा हूँ इसमें। इसमें क्या लिखा है मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ, बोला है कि CG ऑफिशियल गैजेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करता है ऑफिशियल गैजेट के जरिए ही करता है, डे 1 से बोल रहे कि कंपनीज एक्ट का कुछ सेक्शंस अप्लाई करेगा। ये अभी 1956 नहीं हो गया, 2013 में, ठीक है। बट ये नोटिफिकेशन सीजी को कैसे इशू करना पड़ता है, सीजी जब लॉ बनाता है कैसे लाता है, बिल को जैसे पास करता है वैसे ही वही सब तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है डिफरेंसेस जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यही मैं दिखाने वाला था, ये दिखा दिया। खाली ये रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आखिरी टॉपिक है जो करके अपना क्लास और एलएलपी खत्म होगा। मैं वो खत्म करने में 2 मिनट लूंगा, उसके पहले जस्ट 1 मिनट आप लोग से मैसेज देना चाहता हूँ। अपना प्लानिंग जो हुआ है एक बार मैं और एक बार दिखाना चाहता हूँ। प्लानिंग, द प्लानिंग इज, सॉरी, आई एम सॉरी, गलत शीट में आ गया। हाँ, द प्लानिंग इज एलएलपी एंड अदर एक्ट्स आज हो गया, तो इसको काट दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, इसको काट दिया। अभी रिवीजन सीरीज और यूट्यूब में चलेगा, क्वेरीज आप लोग पर्सनली मेरे से करना, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा पोर्शंस ऑफ सीएससीए में देते रहूंगा, क्लियर है। मैं दो टेस्ट लूंगा,
2 टेस्ट लूंगा, टेस्ट के लिए मैं ग्रुप में बोल दूंगा। तो अभी 1, 2 and 3 is mock test. I'll do everything to help you overcome fear in my subject and also other subjects का भी कुछ टोटका देते रहूंगा। मेरा YouTube फॉलो करना। अदर सब्जेक्ट मतलब सर अकाउंट्स, मैथ्स नहीं आता है मेरे को, ठीक है? ओके, ऑल राइट। नाउ आ गया, हाँ ओके। अब जल्दी से मेरे को जल्दी से रैप अप करना है आज का क्लास, बहुत भूख लगा है। नाउ ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहे हैं सर? रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्शन। ये कन्वर्शन फ्रॉम एलएलपी, conversion from firm to LLP is what? Conversion from firm to LLP is schedule 2, conversion from private limited company to LLP is schedule 3 and conversion from unlisted public company to LLP is schedule 4. उसके बाद बोला section 58 registration and effect of conversion, बोला रजिस्ट्रार एक बार सेटिस्फाई हो गया दैट अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एज द केस में भी कंप्लाई कर लिया सारा प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल्स, रेस्पेक्टिव शेड्यूल में जो लिखा है उसका कंप्लायंस कर लिया, then the registrar will issue incorporation certificate and make that conversion valid. फिर बोला कन्वर्शन होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। बोलो, एक फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट कर रहा है तो एलएलपी का रजिस्ट्रार उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने का 15 दिन के अंदर अंदर उसको, वो अगर फर्म था तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को वो बोलेगा कि अभी वो फर्म नहीं रहा, एलएलपी बन गया। या फिर वो अगर कंपनी से एलएलपी बना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को वापस बोलेगा। और फिर पॉइंट 3 बोल रहे हैं कि अपॉन सच कन्वर्शन द पार्टनर्स ऑफ फर्म, शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एज द केस में बी, द एलएलपी टू विच, जो एलएलपी बनेगा वो लोग को पार्टनर ऑफ एलएलपी कहलाया जाएगा। बोलो, कंपनी से एलएलपी बन गया तो शेयर होल्डर से क्या बन जाएगा? पार्टनर। यही बोला गया, सब इजी था, मैं इसीलिए बोला 2 मिनट। अपॉन सच कन्वर्शन on and from such date of certificate of registration, the effects of conversion shall be such as specified in the various schedules. Schedule में जो लिखा है वही होगा effect। तो effect of registration वही बोल दिया, बोला कि LLP का नाम certificate of registration में आ जाएगा तो business का नाम वही रहेगा, और all tangible assets जो कंपनी या फर्म का था, लाइबिलिटीज जो कंपनी या फर्म का था वो एलएलपी का बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 वो बोले, एंड द फर्म ऑफ द कंपनी एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व। फर्म और कंपनी क्या रहेगा, या वो मर गया माना जाएगा? फर्म और कंपनी नहीं रहा, वो रिमूव किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, वी हैव कवर्ड एवरी सिंगल वर्ड लाइक प्रॉमिस्ड, ठीक है? वी विल फॉलो द प्लान। किसी के पास सेक्शन 2 का क्लास रिकॉर्डिंग है तो शेयर करना प्लीज। थैंक यू, बाय।